टॉर्क के बारे में और एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो आज का टॉपिक है आपका, सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता, थोड़ा ये देख लीजिए। मान लीजिए पीछे का जेड एक्सिस है, क्या ये जेड एक्सिस। मान लीजिए एक्स है, ये वाई और ये जेड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, माइनस एक्स, ये क्या होगा माइनस वाई, और ये आपका माइनस जेड। दिस इज व्हाट द आउटवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। और ये क्या आपका इनवर्ड। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स, ये क्या है वर्टिकल एक्सिस वाई, एंड दिस इज व्हाट द परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, जो आउटवर्ड प्लेन पर है या फिर इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर है। अब मान लीजिए कोई भी एक रिजिड बॉडी, क्या है, कोई भी एक रिजिड बॉडी, मान लीजिए कोई भी एक रिजिड बॉडी आपका है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी एक रिजिड बॉडी आपका है जो सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब क्या, हार्ड बॉडी, सॉलिड बॉडी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता, ठीक है, जो आपको प्रूफ करना पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर कोई आपका, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका जो वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होगा। तो वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस आपको पता ही है, जो यहां से पास कर रहा है सेंटर से। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगा, तो यहां से जो पास करेगा। तो हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होगा ये, और एक प्लेन क्या होगा, एक जो आप बिल्कुल ऐसा बीच से डालेंगे। ठीक है, बीच से डालना मतलब क्या, एक जो ये, तो इसको मतलब क्या आप सामने डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर होल करके आप डाल रहे हैं। तो यहाँ सामने से डाले हो तो पीछे से निकलेगा। ठीक है, ये आपका है ऐसा। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस आउटवर्ड, और ये क्या है इनवर्ड, क्या ये इनवर्ड जेड एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही होता है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या स्टेटमेंट है, the moment of inertia of the entire body, the moment of inertia of the entire rigid body along z axis is sum of the moment of inertia along the horizontal centroidal axis, ठीक है, and the moment of inertia along the vertical centroidal axis। तो उसका सम आपको iz देगा। ठीक है, क्या देगा, iz। तो ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए।
स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ देख लीजिए आप कि इट स्टेट्स दैट moment of inertia along z axis is equal to the sum of moment of inertia along x and moment of inertia along y axis। तो ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। It states that the moment of inertia along the z axis along the perpendicular centroidal axis is equal to what? The sum of vertical axis and sum of horizontal axis। जो moment of inertia along the vertical and moment of inertia along the horizontal, ix plus iy आपको प्रूफ करना है कि iz is equal to ix plus iy, iz is equal to ix plus iy आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजी मेथड जो है, जो आपको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी हम आपको बताए थे, समझाए थे, वही आपको यूज करना है। क्या? तो हम क्या मानते हैं कि जो जो एक्सिस है एक्स के अलोंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आई एक्स है, ठीक है। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्स डैश एक्सिस, उसको हम बोल रहे हैं आई एक्स। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी अबाउट दिस प्लेन, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जब मेरा पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, मतलब जब बॉडी मेरा ये रिवॉल्व कर रहा था इसके अबाउट, ठीक है। तो जब बॉडी इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था मेरा आई एक्स, ठीक है, पूरे बॉडी का। when the body is rotating revolving around this axis of rotation, इसको हम लोगों ने क्या बोला? आई वाई। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस तरह जब बॉडी इसके अबाउट रिवॉल्व करेगा, ठीक है, जब बॉडी आपका इसके अबाउट रिवॉल्व करेगा तो इसको हम बोल रहे हैं क्या? आई जेड। तो सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे हम। क्या मानेंगे? स्मॉल एलिमेंट। कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट मान लीजिए आप। माने दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द रिजिड बॉडी, ऑफ द रिजिड बॉडी। तो आपको पता है क्या? आपको ये तो मास निकला डीएम, पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर। एम मतलब क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, और आर मतलब क्या? उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कल आप देख चुके हैं कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए ये है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, तो बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो अगर ये m1 है और ये r1 है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर। r1 स्क्वायर मतलब क्या? स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डिस्टेंस लेना, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको लेना है। तो यहां पर भी क्या होगा आपका? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने स्मॉल एलिमेंट लिया और हम क्या मान रहे हैं? ठीक है, हम क्या मान रहे हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स है, तो ये क्या वाई एक्सिस बताएगा कितना हाइट पर है,
और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या देगा, x, क्या देगा, x। तो आपको पता है क्या, फ्रॉम द कोई भी पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द x दैट गिव्स व्हाट, y कोऑर्डिनेट, y हाइट बताएगा कितना ऊपर है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताएगा, एंड फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है, ये क्या बताएगा, x, ये कितना x है। तो अगर आपका ये x है तो ये भी क्या है, x, और अगर ये y है तो ये क्या बताएगा, y, क्या बताएगा, y, ठीक है। अब z एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो ये z एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखिए, असल में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये प्लेन ऑफ पेपर है, 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल फिगर समझाना आपको तो थोड़ा टफ है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पर ये जेड एक्सिस भी जा रहा है, तो जेड एक्सिस का भी कुछ पॉइंट होगा, तो ये जेड एक्सिस से कितना दूरी पर है, दैट इज व्हाट, आर, ठीक है, दैट इज व्हाट, आर। आपको वो लेना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द जेड एक्सिस, फ्रॉम द जेड एक्सिस, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो आपको फिर समझ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका जेड एक्सिस, क्या है ये, जेड। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस स्मॉल एलिमेंट का मास हम क्या मान रहे हैं, डीएम, क्या मान रहे हैं हम, डीएम, और पूरे रिजिड बॉडी का मास हम क्या मान रहे हैं, एम, पूरे रिजिड बॉडी का मास क्या मान रहे हैं, एम। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 6 स्टेप लिखना पड़ेगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल मास, ऑफ स्मॉल एलिमेंटल moment of inertia of the small elemental mass about x axis, about x axis, जो ये आपका एलिमेंटल पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन x, तो क्या होगा, तो आपको पता है क्या, मास dm, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या है y, तो y स्क्वायर, क्या आएगा, y स्क्वायर। पर हमें निकालना है पूरे मोमेंट, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ix चाहिए, ix मतलब क्या, पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंटायर, जितना भी मास है, जितना भी मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, होल मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एक्स एक्सिस, और इसे भी हम, इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई एक्स, क्या बोलेंगे, आई एक्स। आई एक्स मतलब क्या, इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या आएगा, तो हर एक स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का ये ऐड होगा, ऐड मतलब क्या, वाई स्क्वायर डीएम कर देंगे, क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर डीएम, वाई स्क्वायर डीएम। अब देखिए उसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल mass about y axis, moment of inertia of the small elemental mass about y axis, तो क्या होगा ये, तो dm, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, x, तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है। और हमें पूरे बॉडी का चाहिए आई वाई, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई भी चाहिए, वाई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of complete rigid body. Moment of inertia of whole mass about moment of inertia of the whole mass about y-axis. Moment of inertia of whole mass about y-axis. इसको हम लोग क्या बोलेंगे I y. This is what the integration of dm x square. ठीक है, एक्स स्क्वायर डीएम का क्या होगा इंटीग्रेशन. सिमिलरली हमें जेड एक्सिस का निकालना है. क्या निकालना है? जेड एक्सिस का. ठीक है, तो पहले देखिए ये जो जेड एक्सिस का जो आर है, क्या है ये आर. इसको मान लीजिए ये जो जेड एक्सिस है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं आर. तो डिस्टेंस कितना है? आर है. ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर इज इक्वल टू आपको पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल में देखिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आर स्क्वायर. आर मतलब क्या था? डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट्री पोर्शन फ्रॉम द वाई एक्सिस, फ्रॉम द जेड एक्सिस, फ्रॉम द जेड एक्सिस. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहां से क्या आएगा आपका? ठीक है, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of small elemental mass, small elemental mass about z axis हमें फाइंड करना है. तो कितना आएगा? तो dm और इनटू आर स्क्वायर. पर हमें पूरे बॉडी का निकालना है. क्या निकालना है? पूरे बॉडी का. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंटायर बॉडी, जो हमें प्रूफ करना है पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड फाइंड करना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर बॉडी, moment of inertia of the whole mass about z axis. तो क्या आएगा? इसको बोलेंगे आई जेड. क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी आ गया, पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है, तो आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी, आर स्क्वायर डी. अब देखिए आई जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और आपको अच्छे से पता है कि डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं. मतलब क्या? आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, तो पहले y को लिख लीजिए. तो यहाँ पर क्या आएगा? वाई स्क्वायर डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी. पॉजिटिव में है, प्लस में आप कभी भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं. अब थोड़ा इसको देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी क्या है आपका? आई एक्स. क्या है? आई एक्स. तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस, थोड़ा इसको देखिए गौर से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम क्या है आपका? आई वाई. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम क्या है? आई वाई. तो दिस इज व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग. So the total moment of inertia along the z axis is equal to sum of moment of inertia about the horizontal and vertical axis. Moment of inertia along the x and moment of inertia along y का sum होगा किसके? about the moment of inertia of the entire body along the z axis. ठीक है, अगर ये आपका axis of rotation है, इसके about वो revolve कर रहा है, तो ये आपका प्रूफ होता है. तो डेरिवेशन बहुत ही इजी मेथड है. बस याद रखना है स्मॉल एलिमेंटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स, फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे. तो इंटीग्रेशन मतलब क्या? पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. उस तरह स्मॉल एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई. ठीक है, तो ये आया. जब इसको हर एक का स्मॉल स्मॉल मास लेकर एलिमेंट मानकर सम करेंगे, ऐड करेंगे,
तो क्या आएगा, होल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन आ जाएगा। उस तरह जेड एक्सिस का करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये था आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आपके एसएफएस कॉलेज में ये तो आएगा ही आएगा, 100% आपका चांस है। समझ में आया सभी को, बताइए। यस सर। आया समझ में? यस सर। जब खान, आपको नहीं समझ में आया? पायल, पायल को समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए, तो ये था आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब पढ़ेंगे हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो टॉर्क तो आप जानते ही हैं, टॉर्क बता भी चुके हैं कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है? एंगुलर फोर्स। क्या होता है? जब तक कोई भी लीनियर बॉडी में, जैसे अब तक जब तक आप लीनियर फोर्स लगाएंगे नहीं, तब तक वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो लीनियर फोर्स इज व्हाट the main factor of change in direction, change in shape, change in magnitude and change in state of the body, ठीक है। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो हो सकता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी मूव करने लगेगा। तो ये आपका फोर्स है जो चेंज इन स्टेट कर रहा है, रेस्ट तो मोशन ला रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इनिशियली कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, आप यहाँ पर इसको रोकना चाह रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड आफ्टर सम मोमेंट्स ऑफ टाइम आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है। जब पार्टिकल पहले क्या था, मोशन में, अब क्या हो रहा है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स पार्टिकल क्या रहा, रेस्ट पर आ रहा है। क्या आ रहा है, रेस्ट पर। तो जहां भी रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट कर रहे हैं वहां पर फोर्स चाहिए, जहां भी डायरेक्शन को चेंज करना। तो ये सब क्या है, लीनियर फोर्स है, ठीक है। पर जब भी बॉडी में टॉर्क लगता है, ठीक है, जैसे अगर आपने फोर्स लगाया और बॉडी यहाँ टर्न कर गया, बॉडी क्या हो गया, टर्न कर गया, बॉडी ऐसे था, अब बॉडी इधर हो गया, मतलब इसका बॉडी का एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ। बॉडी का सेंटर ऑफ मास वही है, पर बॉडी का एंगुलर पोजीशन चेंज हो गया। तो इसे फोर्स हम लोग नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग टॉर्क। क्या बोलेंगे, टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या, टाउ। टॉर्क क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। फोर्स मतलब क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो भी आपने फोर्स लगाया हो सेंटर ऑफ मास से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जहां भी बॉडी में टर्निंग मोशन हो, जहां भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट हो, वहां पर टॉर्क लगता है हमेशा। वहां पे क्या लगता है, टॉर्क, ठीक है। एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, आप यहाँ पर फोर्स लगाएं, क्या लगाएं, फोर्स, ठीक है। इसका मान लीजिए बेस आपका फिक्स है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज व्हाट फिक्स्ड। आप यहाँ पर फोर्स लगाएं, तो फोर्स के बाद क्या होगा, बॉडी, मान लीजिए स्प्रिंग यहाँ पर आ गया, ये जो भी आपका बॉडी है यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये फिक्स था। तो बॉडी क्या हो रहा है, कुछ एंगुलर पोजीशन में चेंज हो रहा है इसके एक्सिस से, और इसका इनिशियल जो एक्सिस है यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है। तो जहां भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, जहां भी आपका एंगुलर पोजीशन चेंज हो, तो वो कोई ना कोई फोर्स चाहिए ना, बिना फोर्स के थोड़ी चेंज होगा, चेंज इन स्टेट थोड़ी होगा।
तो इस फोर्स को हम लोग फोर्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क का डेफिनेशन आपको एग्जाम में क्या लिखना है, और एक छोटा सा डेरिवेशन है तो वो भी कर लीजिए, अभी क्लास में हो जाएगा, 8-10 मिनट है। तो सबसे पहले तो आपको पहला डेफिनेशन यही लिखना है कि लाइक द ट्रांसलेटरी मोशन फोर्स व्हाट changes the state of an body. Similarly, the torque is the cause of angular change in angular position, change in angular displacement of the body. ठीक है, it is the main factor of turning effect. ठीक है, सबसे पहला जो अच्छा डेफिनेशन है टॉर्क का, वो क्या लिखना आपको? टॉर्क में भी डिफाइंड एज टॉर्क में भी डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। आप ये देख चुके हैं कि मोमेंट क्या होता है, तो 3 फैक्टर का मोमेंट होता है, फोर्स का भी, मास का भी, और एरिया का भी। तो जब फोर्स का करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स को हम बताए भी हैं, वहां पे लिखे भी थे कि मोमेंट ऑफ फोर्स को सिर्फ बोलते हैं हम लोग टॉर्क। ठीक, क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क में भी डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टाउ इज इक्वल टू, देखिए जहां भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर क्रॉस, यहाँ पर क्या था वेक्टर फॉर्म में? आर क्रॉस एफ। अगर हम डॉट लगाएंगे आर डॉट एफ, तो कभी भी आपका टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता। दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है? स्केलर। पर दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? हमेशा वेक्टर। क्या आएगा? हमेशा वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो टाउ इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक छोटा डेरिवेशन जो आपकी बुक में दिया है, क्या दिया है? कोई भी एक रिजिड बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, और एक फोर्स इधर से लग रहा है। ठीक है, इसको हम बोल रहे F1, और इसको हम बोल रहे F2। ठीक है, F1 और F2। मान लीजिए अगर ये फोर्स लग रहा है, इसका पॉइंट ऑफ एक्सिस ये है, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, अगर आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका r2 है, और इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को जो ऐड कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोल रहे हैं r। क्या बोल रहे हैं? r। ठीक है, तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का डेफिनेशन एक तो ये है कि टॉर्क में भी डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। दूसरा डेफिनेशन और है, क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, product of either force and perpendicular distance, perpendicular distance।
अगर दो फोर्स लग रहा है, जिस तरह आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल में देखे थे, ठीक है, तो डाइपोल में भी क्या था, दो फोर्स लग रहा था, पर डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन आपने क्या लिखा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। तो उस तरह यहां भी टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम यहां निकालेंगे मोमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स, मोमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स, मोमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स, क्या मोमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स क्या आएगा आपका, F1 R1, क्या आएगा F1 R1, मोमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स। मोमेंट ऑफ सेकंड फोर्स क्या आएगा, F2 R2, ठीक है। मोमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स क्या है F1 R1, और मोमेंट ऑफ सेकंड फोर्स क्या है आपका F2 R2, F2 R2। अब देखिए, कभी भी टॉर्क में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, क्या होता है, टॉर्क के लिए कभी भी फोर्स का वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी वहां टर्निंग मोशन होगा। अगर यहाँ फोर्स का डिफरेंस आया तो बॉडी क्या होगा, आगे पीछे भी मूव कर सकता है, मतलब वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, पर बॉडी को सिर्फ टर्न कराना है, मतलब क्या, आप एक बार फोर्स इधर लगाएं तो बॉडी इधर टर्न करेगा, फिर आपको एक और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी क्या होगा, फिर इधर टर्न करे। तो जब तक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा नहीं तब तक बॉडी में टर्निंग मोशन नहीं होगा। टर्निंग मोशन मतलब क्या, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, बार बार बॉडी टर्न कर रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो ये कब पॉसिबल है और कब सेम एंगुलर पोजीशन गेन करेगा और कब सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा तब, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा तब। जब तक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा नहीं तब तक वहां पर आपका टर्निंग मोशन नहीं होगा, टर्निंग मोशन नहीं होगा। और उसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना, ऐसा नहीं कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स लगा रहा है, दोनों बराबर लगा रहे हैं, तो भैया यहाँ तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है पर यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं, तो कैंसल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, यहाँ पर 5 न्यूटन लगा रहा है और यहाँ भी 5 न्यूटन लगा रहा है, तो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, बॉडी टर्न ना टर्न करेगा ना बॉडी में मोशन होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसल आउट ईच अदर। इसलिए अगर कोई बॉडी है तो अगर फोर्स यहाँ लग रहा है तो दूसरा फोर्स यहाँ लगे, मतलब उनके बीच कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, क्या हो, उनके बीच कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तभी टॉर्क होगा। मतलब एक फोर्स के कारण इधर हुआ और दूसरे फोर्स के कारण क्या होगा, इधर जाएगा। आप जो फोर्स लगाए किसी बॉडी पर यहाँ पर, तो बॉडी में टर्निंग मोशन होगा, बॉडी इधर टर्न कर जाएगा, घूम जाएगा। पर अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं थोड़ा नीचे, तो ये क्या होगा, इधर टर्न कर जाएगा, मतलब सेम गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क मतलब क्या, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स। आइदर फोर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि F1 और F2 का वैल्यू हमेशा सेम होता है। F1 और F2 का वैल्यू क्या होता है, F। अब देखिए, अब यहाँ पर F1 और F2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। तो अगर टोटल मोमेंट की बात भी करें हम, टोटल मोमेंट का, तो जब ऐड करेंगे टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट मतलब क्या, टाउ, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, F1 R1 प्लस F2 R2, और F1 और F2 बराबर है तो F कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 क्या होगा, R, क्या होगा, R। स्केलर फॉर्म में ये लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, R क्रॉस F। तो हमेशा याद रखना है कि बॉडी में टर्निंग मोशन कब होगा, जब वहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगेगा पर उनके बीच थोड़ा भी डिफरेंस होना चाहिए, जैसे एक फोर्स यहाँ तो एक फोर्स यहाँ लगे, ताकि इनके बीच कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तभी टॉर्क कहलाएगा। नहीं तो अगर सिंपल फोर्स यहाँ लगा और यहाँ लगा तो रिजल्टेंट तो जीरो हो गया, ना टर्निंग मोशन होगा ना लीनियर मोशन होगा। तो इसलिए यहाँ पे आइदर फोर्स है, फोर्स बराबर होता है
और उनके बीच कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल में आप देखें कि अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर QE और यहाँ पे क्या लग रहा है माइनस QE। तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये,